गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ गए हैं? सभी लोग जुड़ गए हैं क्या? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आपका जीएस एजुकेटर रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़ गए सभी लोग? चलिए धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तब तक जितने भी लोग जुड़ते हैं तब तक हम लोग थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है? धीरे धीरे सभी लोग जुड़ेंगे तब तक थोड़ी बातें करते हैं। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप तो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, ठीक है? और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ठीक है? चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अब जो है झारखंड में सभी एग्जाम्स जो है वो होने वाले हैं। अब जब सभी एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप लोगों से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो उन्हीं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमें सही करने के लिए और उन करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए इस क्लास को हम लोग अभी करने वाले हैं। जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है? चलिए जुड़ रहे हैं सभी लोग। तो आप सभी को पता हो गया कि इस क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं। आइए अब समझते हैं इस क्लास में हम लोग क्या क्या समझेंगे। देखिए, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि रोजाना सुबह 5 बजे, कब? बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जो कि इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। तो रोजाना सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है और उस डेली करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में आप लोगों को सीधे सीधे देखने को मिल सकता है, ठीक है? चलिए चलिए, आई होप तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब हम लोग धीरे धीरे क्लास को शुरू करते हैं और उसके बाद हमारे धीरे धीरे साथी जो है वो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है? तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा, ठीक है? आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किए गए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार पालामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ होने का पता चला है, ठीक है? यानी रिसेंटली जो है एक सर्वे किया गया, ठीक है? उस सर्वे में पालामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं उसका पता चला है, ठीक है? पालामू टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं। झारखंड में केवल एक टाइगर रिजर्व है। अगर झारखंड में टाइगर रिजर्व की बात करें कितने हैं? एक है। सर कौन सा है? पालामू टाइगर रिजर्व, ठीक है? और इस पालामू टाइगर रिजर्व में कितने? तो 4 बाघ होने का पता चला है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पालामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं? 4 बाघ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में किए गए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार पालामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ है, पालामू वन्यजीव अभयारण्य में कितने बाघ हैं, तो 4 बाघ, ठीक है? चलिए, तो ये आप यहां पे डिटेल्स देख पाएंगे और इस डिटेल से आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा और उसके निर्माण के लिए 123 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है, ठीक है? हम लोग अभी इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होता क्या है। अच्छा, आपको पता है मैटर, आप लोग साइंस अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैटर के बारे में। मैटर के जो है वो 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है? क्या क्या? तो पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया गैस, तीसरा हो गया लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही 3 एलिमेंट्स होते हैं मैटर के, ठीक है? आप लोग साइंस अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उनमें से हम लोग बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, कचरा, वेस्ट का मतलब क्या होता है? कचरा।
उस कचरे का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट होकर क्या होता है, कचरे को रिसाइकल किया जाता है। अभी किस प्रकार से किया जाता है हम लोग आगे समझेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। तो कचरे को रिसाइकल किया जाता है, कौन से कचरे को, सॉलिड कचरे को, ठोस कचरा। ये क्या है, ये एक पेन है, अगर ये पेन अभी टूट जाए तो ये क्या होगा, एक कचरा होगा। कौन सा कचरा होगा, सॉलिड कचरा होगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा, कहां पे, गुमला में। झारखंड के किस जिले में, झारखंड के गुमला जिले में। यानी हम लोग मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि कचरे को रिसाइकल किया जाएगा, कहां पे, गुमला जिले में, ठीक है। और इसके लिए 123 करोड़ का जो राशि है उसको खर्च किया जाएगा, ठीक है। गुमला जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 123 करोड़ का राशि खर्च किया जाएगा और इसका स्थापना जो है वो किया जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की, तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। और यहाँ पे वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, कचरे को रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। क्या, झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे, रांची में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर हमें यह पता चल गया कि रांची में पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। सर ट्रांसपोर्ट नगर होता क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर क्या होता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन आप लोग समझते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन जैसे आपने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ऑर्डर किया, तो फ्लिपकार्ट से मोबाइल आपके तक आने पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से आपके घर तक जो मोबाइल आता है कैसे आता है, ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई सभी फैसिलिटी एक जगह पर अवेलेबल कराया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट नगर क्या होता है, तो आपको बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन से सब जुड़ी सभी फैसिलिटी एक जगह पर उपलब्ध कराई जाती है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। जैसे गोडाउन्स, जैसे वर्कर्स, जैसे गैराज, जैसे लोडिंग का काम, जैसे अनलोडिंग की फैसिलिटी, जैसे पेट्रोल पंप, जैसे रेस्टोरेंट्स, जैसे रैक्स, जैसे व्हीकल्स। तो ये सभी क्या है, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी फैसिलिटी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी और उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। क्या सर झारखंड में कोई ट्रांसपोर्ट नगर है, नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे झारखंड में कोई ट्रांसपोर्ट नगर है, नहीं है। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए लगभग 112 करोड़ का जो लागत है वो रखा गया है। यानी इस ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण में 112 करोड़ की राशि जो है वो खर्च की जाएगी, ठीक है, जो कि झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में झारखंड में कितने रुपए की शराब की बिक्री हुई है। सोचिए शराब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एग्जाम में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या कि दिसंबर 2023 में झारखंड में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है। और ये जो दिसंबर 2023 का मतलब है कि पूरे दिसंबर महीने का, यानी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। आइए समझते हैं। दिसंबर 2023 में झारखंड में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। यानी एक महीने में 384 करोड़ का शराब जो है वो झारखंड में बिका है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि शराब में जो टैक्स है वो लगभग 50 से लेकर 55% सरकार को मिलता है। आप बोलेंगे सर मतलब ये कि मान लेते हैं, वैसे तो आप लोग शराब पीते नहीं है, सभी को पता है, ठीक है, मुझे भी पता है कि आप लोग शराब पीते नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि आपने अपने दोस्त के लिए 100 रुपए का एक शराब खरीदा। हालांकि 100 रुपए में शराब का कोई बोतल आता नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 100 रुपए में शराब का एक बोतल आपने खरीदा अपने दोस्त के लिए। तो आपने जो 100 रुपया खर्च किया उस शराब को खरीदने में, उसमें से लगभग 50 से 55% आपने सरकार को केवल टैक्स दिया है। आप बोलेंगे सर 55% टैक्स, हाँ
55 रुपये आपने टैक्स दिया है 100 रुपये में से। बाकी का जो 45 रुपया है उसमें शराब को बनाने की कॉस्टिंग है, उसमें उस कंपनी का मार्जिन है, उस दुकानदार का मार्जिन है, जो लेबर उसमें काम किए हैं उनकी सैलरी है। सोचिए 45 रुपये में और 55 रुपये सरकार को फ्री में मिल गया। तो सोचिए शराब जो है सरकार के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए यहां पे दिया हुआ है कि दिसंबर 2023 में झारखंड में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक झारखंड में कुल 3082 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। 3082 करोड़ की शराब की बिक्री 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हुआ है, जिसमें सरकार को लगभग 1650 करोड़ 1650 करोड़ का राजस्व मिला है, टैक्स मिला है। सोच सकते हैं 55%। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर क्या है। कोल इंडिया के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है। कोल इंडिया के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनएसडीसी। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए एनएसडीसी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए एनएसडीसी का मतलब क्या है। एनएसडीसी का मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएसडीसी क्या करती है, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करती है, लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, आप में से भी बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो कि एनएसडीसी से कोर्स किए होंगे। एनएसडीसी के द्वारा बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं, दीनदयाल कौशल केंद्र, दीनदयाल ग्रामीण योजना, ठीक है, डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल कौशल केंद्र, बहुत सारे कोर्सेस हैं जो एनएसडीसी के द्वारा चलाया जाता है और लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब कोल इंडिया के द्वारा एनएसडीसी के साथ समझौता किया गया है, तो क्यों किया गया है। कोल इंडिया के जो इंप्लॉय हैं वो एनएसडीसी के साथ क्या लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेकर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। समझे, कोल इंडिया के जो इंप्लॉय हैं वो एनएसडीसी से ट्रेनिंग लेकर अपने क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, इसीलिए कोल इंडिया और एनएसडीसी के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, कोल इंडिया की बहुत सारी सहायक कंपनी है, क्या क्या, एसईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, ईसीएल, सीसीएल, कई सारे कंपनी है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में कितनी कोल कंपनी है, तो झारखंड में मेनली आपको 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगा। कितनी, 3। सर क्या क्या, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ईसीसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो झारखंड में मेनली आपको 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगा। हालांकि और भी है, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, एनसीएल नर्मदा कोलफील्ड लिमिटेड, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो कोल कंपनियां बहुत सारी है, लेकिन झारखंड में केवल जो है वो 3 कोल कंपनी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएसडीसी का आपको फुल फॉर्म बताया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए कोल इंडिया और एनएसडीसी के बीच में समझौता हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में रांची के मोरहाबादी मैदान में, क्या, रांची के मोरहाबादी मैदान में किसके द्वारा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो जनवरी में किया गया था राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव, किसके द्वारा, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे कौन, हेमंत सोरेन। हालांकि अभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री वही हैं। ठीक है, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कहें या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री कहें, हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव, और इसका उद्घाटन भी आप लोग देख पाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसका आयोजन क्यों किया गया था, खादी को बढ़ावा देने के लिए। अगर आज की बात करें, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो खादी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर कोई नहीं। आप में से बहुत गिने चुने लोग होंगे जो खादी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि खादी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े बड़े ब्रांड जो है वो खादी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो
खादी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सरस एवं खादी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन 7 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? अच्छा, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्या होता है एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स, आगे हम लोग समझेंगे। कितने डैम में सर? झारखंड के 6 डैम में। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 6 डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब बताइए सर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स क्या है? यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मिलेगी। एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स जहां पे शुरू किया जाता है वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब झारखंड के 6 डैम में, तो आप बोलेंगे सर झारखंड के 6 डैम कौन कौन से हैं? आइए 6 डैम की बात करते हैं। जमशेदपुर में है चांदिल डैम, दुमका में है मसांजोर डैम, रांची में है गैतलसूद डैम, बोकारो में है तेनूघाट डैम, कोडरमा में है तिलैया डैम और धनबाद में है मैथन डैम। इन 6 डैम में क्या तो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स जो है वो शुरू किया जाएगा। आप 6 डैम को देख सकते हैं। कौन कौन डैम? चांदिल डैम, मसांजोर डैम, गैतलसूद डैम, तेनूघाट डैम, तिलैया डैम और मैथन डैम। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी? तो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की। तो कुछ इस प्रकार की वाटर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है जहां पे एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो कहां पे? झारखंड के 6 डैम में, याद रखेंगे। अच्छा, आप में से ऐसे कितने मेरे साथी हैं जो अभी तक इन डैम में से एक भी डैम नहीं घुमा होगा? चलिए बताएंगे। आप में से मेरे ऐसे कितने साथी हैं जो कि इन 6 डैम में से अभी तक एक भी डैम जो है वो नहीं घूमे होंगे? ठीक है, कोई ऐसा है क्या कि जो एक भी डैम ना घुमा हो? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा कितने लोग सभी डैम को घूमे हैं? चलिए कमेंट एक बार देखते हैं, कितने लोग सभी डैम को घूमे हैं? एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। चलिए ठीक है, आइए। झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया है? क्या दिया गया है? संसद महारत्न पुरस्कार। ठीक है, झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को, सांसद का मतलब क्या होता है? एमपी, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो झारखंड के किस सांसद को संसद रत्न, संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा जमशेदपुर, ऑप्शन सी। जमशेदपुर के सांसद कौन है? जमशेदपुर के एमपी कौन है? विद्युत वरण महातो। जो लोग जमशेदपुर से हैं उन्हें पता होगा, जमशेदपुर के एमपी हैं विद्युत वरण महातो। 2019 में भी वो जीते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विद्युत वरण महातो ही जीते हैं और जमशेदपुर के फिर से एमपी बने हैं। ठीक है, तो विद्युत क्या नाम था, क्या भूले अभी, भूल गए, विद्युत वरण महातो। ठीक है, तो विद्युत वरण महातो की बात करें, इन्हें जो है वो संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ विद्युत वरण महातो को संसद रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। आप लोग ये भी याद रखें, संसद रत्न पुरस्कार विद्युत वरण महातो को दिया गया है, संसद महारत्न पुरस्कार भी विद्युत वरण महातो को दिया गया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के ये एमपी हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महातो को संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विद्युत वरण महातो की बात करें तो ये आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ विद्युत वरण महातो को, और इन्हें जो है संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? अब ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, ये आप क्या देख रहे हैं? झारखंड का मैप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस मैप में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो ये जो आप 9 नंबर देख रहे हैं ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। ये क्या है? ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आइए।
हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया है? अच्छा, आप में से कितने लोग बता पाएंगे झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अगर भारत की बात करें कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा इंदौर। इंदौर जो है पूरे भारत का सबसे सुंदर शहर है, स्वच्छ शहर है। ठीक है, झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? किसी को पता है? चलिए कमेंट करें एक बार, देखते हैं कितने लोगों को पता है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर। चलिए, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है और इसीलिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार जो है वो जमशेदपुर को दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार किस शहर को दिया गया है, जमशेदपुर को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और 11 जनवरी को दिया गया है किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। पूरे भारत में जमशेदपुर को 18वां स्थान मिला है। स्वच्छ शहर की सूची में पूरे भारत में जमशेदपुर को 18वां स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितनी % गरीबी कम हुई है? आइए समझते हैं। नीति आयोग आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसी नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जो है रिसेंटली जारी किया गया है पूरे देश का, और उस पूरे देश में हमारा झारखंड भी आता है। तो नीति आयोग के उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि झारखंड में 14% गरीबी जो है वो कम हुई है। यह कहना था नीति आयोग का। हालांकि झारखंड में कितनी गरीबी कम हुई है और कितना गरीबी बढ़ा है आप सभी को पता होगा। कि गरीबी कम हुई है कि गरीबी बढ़ गई है ये आप सभी को पता होगा, लेकिन नीति आयोग सरकार के फेवर में काम करती है, तो नीति आयोग को डाटा तो देना ही है। तो नीति आयोग कह रही है कि झारखंड में 14% की गरीबी कम हो गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में 14 क्या 20% की गरीबी बढ़ गई होगी, झारखंड में गरीबी बढ़ गई होगी। लेकिन नीति आयोग का कहना है कि नहीं जी, गरीबी बढ़ी नहीं है, गरीबी कम हुई है। अब नीति आयोग कह रही है तो मान लेते हैं, नीति आयोग कह लेती है, क्योंकि हमारे पास तो हमने तो सर्वे किया नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बोलूंगा लगभग झारखंड में 20% गरीबी बढ़ गई है। अब मुझसे पूछा जाएगा आपने कोई सर्वे किया है? नहीं सर, मैंने सर्वे तो नहीं किया है। चलिए, तो नीति आयोग का कहना है कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में झारखंड में लगभग 14% की गरीबी कम हुई है। 2015-16 में झारखंड में 42% की गरीबी थी और 2020-21 में झारखंड में यह गरीबी घटकर हो गई है लगभग 14%। तो नीति आयोग का कहना है कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में झारखंड में जो है वो 14% की गरीबी कम हुई है। ठीक है, तो ये नीति आयोग का कहना है। नीति आयोग के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कई बार पूछ ली जाती है 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी। पहले था प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि की मंजूरी दिया गया है? समझिए, कह रहा है कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि की मंजूरी दी गई है?
समझिए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक पेंशन राशि की मंजूरी दी गई है। झारखंड में जो भी महिला 50 वर्ष से अधिक हैं, उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि झारखंड सरकार दे रही है। आप बोलेंगे सर मतलब झारखंड का कोई भी महिला, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, कोई सा भी महिला, अगर वो उनका एज जो है वो 50 वर्ष से ज्यादा है तो उन्हें 1000 की मासिक पेंशन राशि झारखंड सरकार देगी। और ये जो मासिक पेंशन राशि है ये झारखंड कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो अभी 1000 आपको बताया गया, ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 1000 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब सिनेरियो समझिए क्या हुआ है। 1000 की मासिक पेंशन राशि पहले भी मिलती थी। आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, देखिए हुआ क्या, पहले एज क्राइटेरिया जो है वो 60 वर्ष का था। 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को, उन्हें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 का मासिक पेंशन राशि मिलता था, लेकिन 60 वर्ष से घटाकर इसे 50 वर्ष किया गया। ठीक है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, उम्र जो है वो 10 वर्ष घटाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं यहां से अपने नोट्स को इजीली बना पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2024-25 के लिए झारखंड शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाता है। आप सभी को पता होगा, केंद्र सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान, आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। और सब पढ़े सब बढ़े जो स्लोगन है वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाता है। झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को शिक्षा के साथ जुड़ने के लिए 2024-25 में 2400 करोड़ का जो राशि है वो दिया गया है। और इस 2400 करोड़ की राशि से झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, झारखंड के बच्चों को उच्च शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितनी राशि मिली है झारखंड को, 2400 करोड़, यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समग्र शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसका चयन भारतीय स्विमिंग टीम में किया गया है। भारतीय स्विमिंग टीम में किसका चयन किया गया है, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा राणा प्रताप। क्या होगा, राणा प्रताप। झारखंड के स्विमर हैं कौन, राणा प्रताप। और झारखंड के स्विमर राणा प्रताप का चयन भारतीय स्विमिंग टीम में किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड के स्विमर राणा प्रताप का चयन जो है वो भारतीय स्विमिंग टीम में किया गया है। ठीक है, क्लियर। राणा जी, अब देख रहे हैं राणा जी को, मुझको राणा जी माफ करना, गाना सुने हैं आप लोग। तो ये वो वाले राणा नहीं है, ठीक है, ये हमारे झारखंड के राणा है। ठीक है, तो राणा प्रताप एक स्विमर है, स्विमिंग करते हैं और इनका चयन जो है वो भारतीय स्विमिंग टीम में किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो राणा जी एकदम। चलिए आगे बात करते हैं, किसके द्वारा सारथी पोर्टल को शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें सारथी पोर्टल। ठीक है, किसके द्वारा सारथी पोर्टल शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा। क्या होगा सही आंसर, अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा सारथी पोर्टल को शुरू किया गया। एक पोर्टल है जिसका नाम है सारथी, और उस पोर्टल की शुरुआत जो है वो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा की गई है। तो आप यहाँ पे देखें, केंद्रीय जनजातीय मंत्री, हालांकि अभी तो नहीं है, पहले थे, 2019 के बाद इन्हें केंद्रीय जनजातीय मंत्री बनाया गया है। हालांकि खूंटी से ये इलेक्शन लड़े थे 2024 का और हार गए। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा की बात करेंगे, इस बार ये मंत्री नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो आइए समझते हैं। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा सारथी पोर्टल की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या था, फसल बीमा योजना के लिए उत्पादों का एक ढांचा तैयार करना। जो भी फसल बीमा उत्पाद हैं उनके लिए एक ढांचा को तैयार करना,
सारथी पोर्टल का उद्देश्य है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं अर्जुन मुंडा जी को, और अर्जुन मुंडा जी ने सारथी पोर्टल का शुरुआत किया है, या फिर कह सकते हैं सारथी पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सारथी पोर्टल का उद्घाटन अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। हालांकि अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे ये अर्जुन मुंडा जी। हालांकि कई बार झारखंड में मुख्यमंत्री बनने का मौका इन्हें मिला है, लेकिन सही अगर अच्छा चलिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, आप अगर मुझसे पूछे कि सर अब तक 2000 से लेकर 2024 तक झारखंड में कई सारे लोग आए, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री हटे, आए, मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, फिर हट गए, लेकिन सर अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग अगर मेरे से पूछे कि सर आपसे अगर पूछा जाए तो कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि झारखंड में सबसे अच्छा काम किया है, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, देखिए सबका अपना अपना एक राय होता है, ये मेरा राय है, ठीक है, ये मेरा सजेशन है कि मेरे हिसाब से अब तक झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अच्छा काम जो किए हैं वो किए हैं चंपाई सोरेन। हालांकि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, 2-3 महीने का ही समय मिला, लेकिन उन 2-3 महीनों में सबसे अच्छा काम अगर कोई किया है तो वो है चंपाई सोरेन। झारखंड निर्माण से लेकर आज इन 24 सालों में अगर झारखंड में एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अच्छा कोई काम किया है तो वो काम किया है चंपाई सोरेन। जेएमएम की सरकार भले ही थी, लेकिन चंपाई सोरेन एक अलग मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। चंपाई सोरेन ने जो काम किया है वो हेमंत सोरेन के बस का नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, चंपाई सोरेन ने जो काम किया है वो हेमंत सोरेन के बस का नहीं है, ना ही वो रघुवर दास का बस में है, ना ही बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, किसी के बस में नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है चंपाई सोरेन। हालांकि उनको हटा दिया गया, जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए उन्हें हटा दिया गया। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है आप समझ जाएं कि जब मैं नहीं हूं तब तक आप शेर हैं, जब मैं हूं तो मैं शेर। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा किस छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने की स्वीकृति दिया गया है? झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, और ये जो स्वीकृति है ये दिया गया था चंपाई सोरेन के द्वारा ही। सोचिए, उन्हीं के द्वारा ये आइडिया लाया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। क्या नाम था? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, और ये जो छात्रवृत्ति योजना है, स्कॉलरशिप स्कीम है, ये चंपाई सोरेन के द्वारा ही लाया गया था। इसके तहत क्या होता है आइए समझते हैं। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत जो भी झारखंड के छात्र डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा। डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 15,000 की छात्रवृत्ति और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को 30,000 की छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। ठीक है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कि निम्न में से किस छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। हालांकि झारखंड में बहुत सारे छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है, झारखंड में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कि चल रही है, लेकिन मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हैं चंपाई सोरेन को। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये छात्रवृत्ति योजना जो है वो लाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में कैक्टस की खेती को शुरू किया गया है? कैक्टस की खेती, झारखंड के किस जिले में कैक्टस की खेती शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार झारखंड में कैक्टस की खेती शुरू हुई है। अच्छा, आप बोलेंगे सर आम की खेती, सेब की खेती, गन्ने की खेती, धान की खेती, बाजरा की खेती, ज्वार की खेती, कई सारे खेती सुने हैं सर, ये कैक्टस की खेती पहली बार सुन रहे हैं सर। वो भी खेती तो खेती, कैक्टस की। सर कैक्टस की खेती से क्या फायदा मिलेगा? आप बोलेंगे सर अगर गेहूं की खेती करते तो गेहूं मिलता, बाजरे की खेती करते तो बाजरा मिलता,
धान की खेती करते तो धान मिलता। सर कैक्टस की खेती क्यों करना था, तो ये सब खेती कर लेते, लेकिन नहीं, कैक्टस की खेती। अब झारखंड कृषि विभाग पगला गया है सर, कैक्टस की खेती कर रहा है। धान की खेती कर सकता है, चावल की, धान की खेती, बाजरा, गेहूं, ज्वार, उन सब की छोड़ के सर कैक्टस की खेती कर रहा है। पगला गया है क्या? ऐसा बात नहीं है, समझिए। अब आइए समझते हैं। झारखंड में बहुत सारी ऐसी भूमि है जो कि बंजर भूमि है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर बंजर भूमि है तो क्या हुआ? बंजर भूमि में आपको पता होगा खेती वेती नहीं होती है। आप बोलेंगे हाँ सर ये हमें पता है कि बंजर भूमि में खेती नहीं होती है। रिसेंटली एक टेस्ट किया गया और उस टेस्ट में ये पता चला कि अगर बंजर भूमि में कैक्टस की खेती की जाए तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। आप बोलेंगे सर ऐसा बात है क्या? हाँ जी, बंजर भूमि में अगर कैक्टस की खेती की जाए तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। उसी चीज की टेस्टिंग के लिए खूंटी जिले में कैक्टस की खेती शुरू की गई है। कहां पे? खूंटी में। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी। झारखंड के किस जिले में? झारखंड के खूंटी जिले में कैक्टस की खेती। ठीक है, आइए तो कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं आप, कैक्टस की खेती जो है वो की गई है। और कैक्टस की खेती को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का। ठीक है, तो ये ट्रायल के लिए अभी किया गया है, खूंटी में किया गया है। पहली बार झारखंड में कैक्टस की खेती हुई है, इसलिए आप लोग याद रखें। ये आप मेरे पीछे झारखंड का मैप देख पा रहे हैं और झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो है झारखंड का खूंटी जिला। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा? झारखंड के कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? अच्छा सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, सभी को अच्छा लग रहा है ना क्लास? चलिए कमेंट्स देख, सभी को क्लास अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है, जीआई टैग की बात करें हम लोग। अच्छा जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आप बोलेंगे सर इसका मतलब जब किसी वस्तु को उस स्थान की पहचान देने दी जाए तो हम लोग जीआई टैग देते हैं। आप बोलेंगे सर मतलब आपकी भी कोई पहचान होगी? हाँ सर, आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता कि आप उस जगह से हैं? आप बोलेंगे सर ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। आप बोलेंगे ठीक है सर ये पेन है, ये पेन को कैसे पता चलेगा ये कहाँ का है? इसका अपना आधार कार्ड है ना वोटर कार्ड है, कुछ नहीं है। इसको कैसे, अब इसका आधार कार्ड बनवाएं? अगर इसको पहचान दिलवाना है कि ये रांची का है तो इसको क्या आधार कार्ड बनवाएं? आप बोलेंगे नहीं सर, फिर इसे जीआई टैग दे देंगे। जीआई टैग देने का मतलब है कि वो जो वस्तु है उस जगह पर प्रसिद्ध है, उस जगह पर फेमस है। ठीक है, जीआई टैग देने का मतलब है। ठीक है, तो तसर रेशम, तसर रेशम को जीआई टैग दिया जाएगा। झारखंड के तसर रेशम को, आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, पूरे भारत में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसका 70% तसर रेशम हमारे झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड के तसर रेशम को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। आइए बात करते हैं, झारखंड के तसर रेशम को जीआई टैग दिया जाएगा। देश में मुख्यतः चार प्रकार के रेशम पाए जाते हैं: सहतूत रेशम, एरी रेशम, मुगा रेशम और तसर रेशम। और इन चारों प्रकार के रेशम में झारखंड में कौन सा रेशम पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है तसर रेशम। ठीक है, और पूरे भारत में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है उसमें 70% तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। तसर रेशम का मुख्यतः उत्पादन झारखंड के सरायकेला, पलामू, दुमका और गोड्डा वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये आप डिटेल्स देख पा रहे हैं। चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स बना पाएंगे। क्लियर? चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के निवासी कैलकुलेटर एंड गूगल बॉय अंश ने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए सही आंसर पहले देख लेते हैं, देवघर इसका सही आंसर होगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देवघर जिले के एक, हम लोग बच्चे की बात करें या फिर देवघर जिले की एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? अंश नाम है, अंशराज।
अंशराज को गूगल और कैलकुलेटर बॉय कहा जाता है। देवघर जिला का एक लड़का है या फिर एक बच्चा है कह सकते हैं हम लोग, उसे जो है वो गूगल और कैलकुलेटर बॉय कहा जाता है। और उन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अंशराज ने। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये आप अंशराज को देख रहे हैं, ठीक है, आप बोलेंगे सर ठीक है। और ये जो है झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अगर एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देवघर के अंशराज ने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो देवघर के अंशराज ने टोटल 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अच्छा, ये 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन कौन से हैं आप ये देखिए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स, ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये अंशराज की 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि इन्होंने बनाए हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। देवघर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, बाबा नगरी देवघर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, देवघर की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, द रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड की धार्मिक राजधानी, साथ ही साथ झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड भी देवघर को ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दें सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? झारखंड सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? अच्छा, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये चल रहा है 2024-25। ठीक है। अच्छा, आप में से कई लोग नए होंगे जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग 2024-25 क्यों कहते हैं? हम लोग या तो 2024 कहें या 2025 कहें। आप बोलेंगे सर जैसे ये कौन सा साल चल रहा है? 2024 चल रहा है। हाँ जी, तो सर 2024 कहिए ना, 2024-25 क्यों कह रहे हैं? उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आंसर देखते हैं। 1,28,900 करोड़ कहां पे है? ऑप्शन सी में। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में झारखंड सरकार के द्वारा 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया गया। ठीक है सर, बजट क्या होता है? बजट में सरकार ये दिखाती है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले एक साल में हम झारखंड में कितना खर्चा करेंगे, झारखंड के किस क्षेत्र में कितना खर्चा करेंगे, झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लाएंगे, झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप करेंगे। यानी झारखंड सरकार अपने खर्चे के बारे में बताती है। आप बोलेंगे सर खर्चा, झारखंड सरकार खर्चा करेगी? हाँ सर। कहां से करेगी? झारखंड सरकार को तो पैसा भी मिलता होगा। हाँ जी, कहां से मिलता है? तो झारखंड सरकार ये भी बताती है, खर्चा जब बताएगी कि हम यहां पे खर्चा करेंगे, तो झारखंड सरकार ये भी बताती है कि पैसा हमें कहां से मिलेगा। हम जो खर्चा करेंगे वो हमें पैसा कहां से मिलेगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग बजट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बजट के बारे में आपको समझना है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे झारखंड बजट बाय रितेश सर, आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसे 24-25 क्यों बोला जाता है। देखिए, कोई फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अगर 1 अप्रैल 2024 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाए। आप बोलेंगे सर कैसे? क्योंकि अप्रैल के बाद तो मार्च आता ही नहीं है। अप्रैल शुरू हुआ, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2024 खत्म। मार्च तो आया ही नहीं। तो सर मार्च कब आएगा? अगले साल 2025 में, जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी
1 अप्रैल 2024 को अगर कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो वो 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, इसीलिए इसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बोला जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1,28,900 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था। कितना? 1,28,900 करोड़ का। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है? झारखंड के किस फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर, बताएंगे? चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका सही आंसर होगा जादू घोड़ा। क्या होगा? जादू घोड़ा, ऑप्शन ए। अच्छा, जादू घोड़ा के बारे में आपको पता है? जादू घोड़ा एक शॉर्ट फिल्म है और ये जो है यूरेनियम माइंस पर आधारित है कि यूरेनियम को किस प्रकार जमीन से निकाला जाता है। अच्छा, जादूगोड़ा एक जगह भी है झारखंड में, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा और वहां पे यूरेनियम पाया जाता है। झारखंड में केवल एक ही जगह पे यूरेनियम पाया जाता है जो कि जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा की माइंस जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए, तो रामगढ़ के फिल्म निर्माता सतीश मुंडा के द्वारा निर्मित जादूगोड़ा को ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, याद रखें। क्लियर? चलिए, अच्छा, जादूगोड़ा ये फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सतीश मुंडा। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जादूगोड़ा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सतीश मुंडा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिल्म जादूगोड़ा के निर्माता कौन है, तो फिल्म जादूगोड़ा के निर्माता है सतीश मुंडा। ठीक है, चलिए, राज्य के किस जिले में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा? झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट। बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट की बात करेंगे खूंटी में। ठीक है, अब खूंटी में क्यों? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता होगा, 15 नवंबर 1875 में। और 15 नवंबर यही वो डेट है जिसके कारण से झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को किया गया था। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही झारखंड की स्थापना की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किनकी जयंती के अवसर पर झारखंड की स्थापना की गई है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन, ठीक है, और सतीश मुंडा, या फिर कोई भी एक मुंडा गुंडा नाम दे दिए। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही क्या झारखंड की स्थापना की गई। ठीक है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट। अब भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहां पे हुआ है? झारखंड के खूंटी जिले में। तो खूंटी में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को डेवलप किया जाएगा। क्यों? ताकि बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो झारखंड में आए, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जाने कि उनका जीवन कैसा रहा है। सोचिए, 25 साल, महज 25 साल का उनका उम्र रहा है। किनका? भगवान बिरसा मुंडा का। और उन 25 सालों में उन्होंने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा काम करके गए हैं कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 40 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये भी याद रखें, खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडाओं की धरती। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मुंडाओं की धरती किसे कहते हैं? झारखंड के खूंटी जिले को। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? चलिए, किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं, तब तो थोड़ा पानी पी लेते हैं।
बताएंगे झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट कहां पे? झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट रामगढ़ में। ऑप्शन डी, अगर एग्जाम में पूछ जाए कि झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट रामगढ़। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं रामगढ़ में 480 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची में किसके द्वारा शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया? शहद टेस्टिंग लैब, शहद यानी हनी टेस्टिंग लैब कहां पे? रांची में। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। ठीक है, याद रखें। और ये जो शहद टेस्टिंग लैब है, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब, हनी टेस्टिंग लैब है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब कहां पे? रांची में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब का स्थापना कहां पे, तो रांची में। किसके द्वारा शिलान्यास? तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। क्या होता है यहां पे? शहद, जो शहद हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, शहद हनी, उसको टेस्ट किया जाता है कि शहद का क्वालिटी कैसा है। ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब कहां पे? रांची में। अच्छा, ईस्टर्न इंडिया के बारे में आप लोगों को कई बार बताया गया, चलिए एक बार फिर बताते हैं। ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, पूर्वी भारत की बात करेंगे, तो पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य। पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इन्हीं 4 राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें ईस्टर्न इंडिया कहते हैं, पूर्वी भारत कहते हैं। इन 4 राज्यों को मिलाकर ईस्टर्न इंडिया बनता है। तो ईस्टर्न इंडिया में 4 राज्य कौन कौन? झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। एग्जाम में अगर पूछा जाए आप लोगों से कि क्या झारखंड पूर्वी भारत का हिस्सा है, तो हां जी, झारखंड पूर्वी भारत का हिस्सा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कहां पे देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? जमशेदपुर में। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन ए, देश का पहला हाइड्रोजन, देखिए झारखंड का तो पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट है ही, लेकिन साथ ही साथ देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहां पे? जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए, टाटा की ही एक कंपनी है TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट जमशेदपुर शहर में 354 करोड़ की लागत से। कितना? 354 करोड़, 354 करोड़। ठीक है, चलिए आइए, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने साहित्यकारों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के कितने साहित्यकारों को क्या झारखंड गौरव सम्मान 2024, क्या होगा सही आंसर? 3। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। झारखंड के 3 साहित्यकार, कितने? 3। ठीक है, अब झारखंड के 3 साहित्यकार, तो सर ये 3 साहित्यकार कौन कौन है जिन्हें झारखंड गौरव सम्मान 2024 दिया गया है? आइए देखते हैं। डॉक्टर मयंक मुरारी, पंकज मित्र, रश्मि शर्मा। ऐसा 4 होगा इसका सही आंसर, 4। ठीक है, ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 साहित्यकार, डॉक्टर मयंक मुरारी, पंकज मित्र, रश्मि शर्मा और डॉक्टर संजय कुमार। ठीक है, झारखंड के 4 साहित्यकारों को, कितने? 4 साहित्यकार। ये आप झारखंड के चारों साहित्यकार को देख सकते हैं, साथ ही साथ इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 4 साहित्यकारों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 दिया गया है। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में झारखंड में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है? यानी पूरे 1 साल में, कहा जा रहा है कि पूरे 1 साल में झारखंड में शराब की बिक्री
कितनी हुई है। और ये 23-24 का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक देखे थे, लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 31 मार्च तक झारखंड में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई नहीं है, झारखंड में कितना सरकार को टैक्स मिला है, ये होगा। ठीक है, झारखंड में कितना सरकार को टैक्स मिला है, आइए समझते हैं। देखिए, ये बिक्री नहीं होगा, शराब की बिक्री नहीं होगा, ये होगा शराब से सरकार को कितना टैक्स मिला है। समझते हैं, झारखंड में एक साल में लगभग सरकार को 2374 करोड़ का टैक्स मिला है। झारखंड में एक साल में सरकार को 2374 करोड़ का टैक्स मिला है, किससे? शराब से। समझिए, सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया था। क्या टारगेट रखा गया था कि 2360 करोड़ का टैक्स हमें एक साल में शराब से कलेक्ट करना है। ठीक है, और सरकार को टारगेट से ज्यादा 2374 करोड़ मिल गए। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि झारखंड राजस्व विभाग को 2023-24 में कितने रुपए का राजस्व शराब से प्राप्त हुआ है, तो 2374 करोड़, 2374 करोड़। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है? हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बताएंगे। झारखंड के किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, ऑप्शन बी। ठीक है, झारखंड की सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और सलीमा टेटे को इस अवार्ड के साथ साथ 25 लाख रुपए की राशि देकर भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है? सलीमा टेटे। ये आप सलीमा टेटे को देख रहे हैं। चलिए, एक और खिलाड़ी हैं जिन्हें जो है वो अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का दिया गया है। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 यानी उभरता हुआ खिलाड़ी, 2024 का उभरता हुआ खिलाड़ी। ठीक है, अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे? तो दीपिका सोरेन को, याद रखे, दीपिका सोरेन। ठीक है, ऑप्शन डी। 10 लाख रुपए इन्हें भी पुरस्कार के रूप में दिया गया है। अब हम लोग सलीमा टेटे को देखें, सलीमा टेटे को 25 लाख दिया गया है और दीपिका सोरेन को 10 लाख। ये आप दीपिका सोरेन को देख सकते हैं। ठीक है, तो दीपिका सोरेन को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 और हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे? सलीमा टेटे। चलिए, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा, हाल ही में किस नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डिक एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है? एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डिक एम्बुलेंस सर्विस, तो ये जो एम्बुलेंस सर्विस है ये रांची नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डिक एम्बुलेंस सर्विस किसके द्वारा? रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची नगर निगम। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही आंसर, रांची नगर निगम। ठीक है, तो रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर रांची में एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डिक एम्बुलेंस को शुरू किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड सिविल सर्विस के कितने अफसरों को इंडियन सिविल सर्विस में प्रमोशन दिया गया है? झारखंड सिविल सर्विस के कितने ऑफिसर्स को इंडियन सिविल सर्विस में प्रमोशन दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? 15, ऑप्शन ए। झारखंड सिविल सर्विस के 15 ऑफिसर्स का प्रमोशन इंडियन सिविल सर्विस में किया है।
झारखंड सिविल सर्विस की बात करेंगे तो जेपीएससी का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो झारखंड सिविल सर्विस में जाएंगे, और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप इंडियन सिविल सर्विस में जाएंगे। तो इंडियन सिविल सर्विस में जाने के लिए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा, और झारखंड सिविल सर्विस में जाने के लिए जेपीएससी का एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना होगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख सकते हैं कि 15 जेपीएससी के ऑफिसर्स को आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में क्या दिया गया है, तो प्रमोशन दिया गया है। ठीक है, जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको ये पता होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रीम्स के द्वारा किए गए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा ठीक है, और क्या, झारखंड के लोगों का औसत आयु कितना बताया गया, यानी रीम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहां पे है, रांची में है, आप सभी को पता होगा, और झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। रीम्स जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, रीम्स के द्वारा क्या हुआ, एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अनुसार झारखंड के लोगों का औसत आयु बताया गया, एवरेज एज बताया गया है। कितना बताया गया है, ये बताया गया है 60 वर्ष, ऑप्शन बी। रीम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि रांची में है, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसके द्वारा एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे में कहा गया कि झारखंड के लोगों का एवरेज एज जो है वो, औसत आयु जो है वो 60 वर्ष है। यानी झारखंड में औसतन लोग जो है 60 वर्ष के उम्र तक जीवित रहते हैं, उनमें से कुछ ज्यादा कुछ कम, तभी तो औसत निकलता है। ठीक है, रीम्स के द्वारा ये कहा गया है कि पुरुषों का औसत आयु 55 से 60 वर्ष है, और महिलाओं का औसत आयु 60 से 65 वर्ष है। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो एवरेज एज है वो ज्यादा है। पुरुष जहां 55 से 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं, ये रीम्स कह रहा है, वहीं महिलाएं 60 से 65 वर्ष तक जीवित रहती है। तो अगर एवरेज हम लोग निकाले तो 60 ईयर एवरेज निकलता है, यानी झारखंड में महिलाएं ज्यादा जीवित रहती हैं, पुरुष कम जीवित रहता है। ठीक है, यानी आप समझ गए कि आप कौन से कैटेगरी के आते हैं और आप कितना आपका एवरेज एज है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख ले अपना अपना। ठीक है, महिलाएं समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें, रीम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है रीम्स। ठीक है, रांची में है, और रीम्स की स्थापना 1960 में किया गया था, ये आप लोग याद रखें। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आप रीम्स के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, रीम्स की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर में झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जिसका नाम होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। यानी मोटे मोटे तौर पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, द फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कहां पे, तो झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा कहां पे, जमशेदपुर में। याद रखें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जमशेदपुर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखिए, झारखंड का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी, झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे, जमशेदपुर में। ठीक है, और उसका नाम क्या होगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये याद होना चाहिए, झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे, तो जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए, यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू, आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 48 घंटे लगातार प्रोग्रामिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 48 घंटे लगातार कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है, किनके द्वारा, सही आंसर क्या होगा, संतोष कुमार, ऑप्शन ए संतोष कुमार। ठीक है, झारखंड के संतोष कुमार के द्वारा 48 घंटा कंटिन्यू प्रोग्रामिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है संतोष कुमार, ये आप देख सकते हैं, और रांची के संत जेवियर स्कूल में ये पढ़ाते हैं। रांची के संत जेवियर स्कूल में ये पढ़ाते हैं। 48 घंटे लगातार प्रोग्रामिंग करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है, तो यह याद रखें। ठीक है, संतोष कुमार को। चलिए, झारखंड से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2024 की, बहुत इंपॉर्टेंट है।
2024 में यानी इस वर्ष झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो झारखंड के 2 महिलाओं को किनके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। याद रखिए 2024 में झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पूर्णिमा महातो, चामी मुर्मू। पूर्णिमा महातो, चामी मुर्मू सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये छोड़िए, आप यहां पे देखिए कि चामी मुर्मू की बात करेंगे। चामी मुर्मू को 9 मई 2024 को और पूर्णिमा महातो को 22 अप्रैल 2024 को। तो झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किन्हें किन्हें? चामी मुर्मू को और पूर्णिमा महातो को। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे हैं कि नहीं, ये आप देख रहे हैं चामी मुर्मू को। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार दे रही है। ठीक है, ये है चामी मुर्मू। और बात करेंगे हम लोग पूर्णिमा महातो की, तो ये आप पूर्णिमा महातो को देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्णिमा महातो को पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दे रही है। ठीक है, तो ये आप पूर्णिमा महातो के बारे में यहां से जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चामी मुर्मू के बारे में जान सकते हैं और यहाँ पे आप पूर्णिमा महातो के बारे में। तो झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, चामी मुर्मू को और पूर्णिमा महातो को। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली कछुओं की प्रजाति में कितने विलुप्त होने के कगार पर हैं? झारखंड में जो कछुए पाए जाते हैं उनमें से कितने ऐसे कछुओं की प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में कछुओं की कितनी प्रजाति पाई जाती है। झारखंड में कछुओं की 12 प्रजाति पाई जाती है। कितनी? 12। और उन 12 प्रजातियों में से 5 प्रजाति ऐसे हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कछुओं की प्रजाति की बात करें, टर्टल की बात करें, तो कछुओं की 12 प्रजाति झारखंड में पाई जाती है और उन 12 प्रजातियों में से 5 प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 12 प्रकार की प्रजाति जो है वो पाई जाती है कछुओं की झारखंड में, और उनमें सबसे ज्यादा फ्लैपसेल टर्टल। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा फ्लैपसेल टर्टल की प्रजाति के कछुए जो है वो पाए जाते हैं और इन 12 प्रकार की प्रजातियों में से 5 प्रकार की प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है। रांची के फिल्म निर्माता अनुज कुमार के द्वारा टर्टल स्टोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। ठीक है, रांची के फिल्म निर्माता अनुज कुमार के द्वारा टर्टल स्टोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसमें इन्होंने झारखंड में पाई जाने वाली 12 प्रकार के प्रजातियों के कछुओं की बात की है। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों का जो चयन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों का चयन ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? देखिए, ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया गया है। किसके द्वारा? ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा। और झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। कहां पे है ये? रांची में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 स्टूडेंट्स को ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 स्टूडेंट्स ताइवान में जाकर पढ़ाई करेंगे, उनका पूरा का पूरा खर्चा ताइवान गवर्नमेंट उठाएगी। वही कहा गया है कि 8 छात्रों को ताइवान छात्रवृत्ति का अवसर मिला है, ताइवान छात्रवृत्ति दिया गया है और 2024-25 में दिया गया है। तनिया, नीरज कुमार, तनिया छाया, अमरेंद्र कुमार, करण कुमार, ठीक है, कुमारी श्रुति, सुधा कुमारी, मैत्रेय, आलोक और रूपाली शर्मा, ये झारखंड के 8 स्टूडेंट्स हैं, या फिर कहें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ताइवान स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ताइवान गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप झारखंड के कितने स्टूडेंट्स को? 8 स्टूडेंट्स को,
और ये 8 स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, तो सीयूजे के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को झारखंड से कितनी सीटें मिली है? तो रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उस लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को झारखंड से कितनी सीटें मिली है? तो झारखंड में लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं। ठीक है, उन 14 सीटों में से बीजेपी को टोटल 8 सीटें मिली है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, और 8 सीटों के साथ बीजेपी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को 14 में से 8 सीटें मिली हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो झारखंड के 14 सीटों में से 12 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी। ठीक है, और इस बार 8 सीटें मिली हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, लोकसभा इलेक्शन 2024 में 14 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, आजसू को 1 सीट, जेएमएम को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट जो है वो मिली है। तो बीजेपी की बात करें, 8 सीटों के साथ बीजेपी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है? तो रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। रांची सदर अस्पताल ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और इन्हीं डेवलपमेंट के कारण इन्हें कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो रांची सदर अस्पताल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सदर अस्पताल की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है सदर अस्पताल, और उसका जो स्थिति है बहुत खराब रहता है। रांची सदर अस्पताल को अलग 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 किया जाए तो आप जाइए दूसरे राज्यों के सदर अस्पताल में, आप उसकी स्थिति आप देखिए, एकदम सही सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रांची सदर अस्पताल को बहुत अच्छा डेवलप किया गया, बहुत अच्छा विकसित किया गया, एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह डेवलप किया गया, और यही कारण है कि डेवलपमेंट करने का फल उसको मिला, कायाकल्प अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ झारखंड का सबसे अच्छा सदर अस्पताल भी बताया गया। रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया, साथ ही साथ झारखंड का सबसे अच्छा सदर अस्पताल जो है वो बताया गया। किसे? रांची सदर अस्पताल को। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड में हर घर से नल जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना है? झारखंड में हर घर से नल जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना है? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। झारखंड में हर घर से नल जल पहुंचाने वाला पहला जिला बना है सिमडेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमडेगा झारखंड का पहला जिला है जहां पे हर घर में नल जो है वो लगा दिया गया है और हर घर में नल से जल पहुंचाया गया है। आपने एक योजना सुना होगा, नल जल योजना। नल जल योजना के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखें। ठीक है, नल जल योजना के तहत झारखंड का पहला जिला बना है सिमडेगा, जहां पे हर घर से नल जल पहुंचाया गया है। ठीक है, नल जल योजना। तो झारखंड का सिमडेगा जिला। अच्छा, सिमडेगा से है कोई यहाँ पे? सिमडेगा जिले से यहाँ पे कोई है? वही कमेंट करके बताएंगे कि क्या उनके घर में, उनके एरिया में नल से जल पहुंचा है। सिमडेगा जिला से यहाँ पे कोई है? कमेंट करके एक बार बताएं तो कि क्या आप लोगों के घर में नल जल योजना का लाभ मिला है? आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके घर में नल जल योजना का लाभ मिला है, तभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करेंगे। सिमडेगा से जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करें। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि योजना सही में काम कर रही है या फिर ऊपर ऊपर से केवल बताया जा रहा है। जो लोग सिमडेगा से हैं वो लोग बताएंगे कि हाँ सर हुआ है, नहीं सर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड के कितने सांसद को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है? मोदी सरकार में, या फिर कह सकते हैं कि मोदी सरकार 3.0 में झारखंड के कितने सांसद को मौका मिला है? ठीक है, मोदी सरकार के 3.0 में झारखंड के कितने
मंत्री को मौका मिला है, सही आंसर होगा झारखंड के 2 सांसद को। और इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। रांची के एमपी हैं, रांची के सांसद हैं संजय सेठ, और कोडरमा की एमपी हैं अन्नपूर्णा देवी, दोनों को मौका मिला है। संजय सेठ की बात करेंगे, इन्हें राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है। और अगर बात करें हम लोग अन्नपूर्णा देवी की, तो अन्नपूर्णा देवी को जो है वो महिला बाल विकास मंत्री। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो झारखंड के 2 लोगों को केंद्र सरकार में कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। रांची के सांसद संजय सेठ को और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में जगह दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे महिला बाल विकास मंत्री, संजय सेठ की बात करेंगे राज्य रक्षा मंत्री। ठीक है, तो संजय सेठ को कौन सा मंत्री बनाया गया है? संजय सेठ को राज्य रक्षा मंत्री और अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास मंत्री। ठीक है, तो ये आप झारखंड के 2 सांसद को देख सकते हैं, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। संजय सेठ रांची से एमपी हैं और अन्नपूर्णा देवी जो है वो कोडरमा से। ठीक है, चलिए, राज्य के किस शहर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया गया है? अच्छा, नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे बताएंगे? नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया है? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहां पे? जमशेदपुर को। ठीक है, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, याद रखें। और ये जो जमशेदपुर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल है, ये 3rd नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल है। 3rd, फर्स्ट नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल 2020 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3rd नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? 2024 में। फर्स्ट नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल 2020 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, झारखंड हाईकोर्ट में कितने इलेक्ट्रिक कार्ट को शुरू किया गया है? इलेक्ट्रिक कार्ट को गोल्फ कार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार्ट की बात करेंगे, झारखंड हाईकोर्ट में 2 इलेक्ट्रिक कार्ट को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट में 2 इलेक्ट्रिक कार्ट जो है वो शुरू किया गया है। कुछ इस प्रकार के इलेक्ट्रिक कार्ट हैं जो कि झारखंड हाईकोर्ट में शुरू किया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखें, झारखंड हाईकोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। नया हाईकोर्ट, झारखंड का नया हाईकोर्ट। ठीक है, पुराना वाला नहीं। झारखंड का जो नया हाईकोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। ठीक है, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहां पे है? झारखंड में। चलिए आइए, हाल ही में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार क्राइम के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार क्राइम के मामले में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? क्या होगा सही आंसर? तो क्राइम के मामले में झारखंड का कौन सा जिला? क्राइम के मामले में रांची पहले स्थान पर है, ऑप्शन ए। ठीक है, पूरे झारखंड में क्राइम के मामले में रांची जो है वो पहले स्थान पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पर है धनबाद और तीसरे स्थान पर है बोकारो। तो झारखंड स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार पूरे झारखंड में क्राइम के मामले में रांची पहले स्थान पर है और धनबाद दूसरे स्थान पर, बोकारो जो है वो तीसरे स्थान पर। ठीक है, और ये जो डेटा है वो जुलाई 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का है। ठीक है, याद रखिए, जुलाई 24 तक का नहीं है। ये जो डेटा है जुलाई 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का डेटा है, और इसमें रांची क्राइम में पहले स्थान पर, धनबाद दूसरे स्थान पर और बोकारो तीसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला मत्स्य पालन में पहले स्थान पर? यानी झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा मछली पालन होता है? झारखंड में मछली पालन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? क्या होगा सही आंसर? तो मछली पालन की अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम में। कहां पे? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में मछली पालन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कहां पे होता है? पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा मछली पालन होता है। क्लियर? चलिए,
तो मछली पालन में पूर्वी सिंहभूम पहले स्थान पर है, याद रखें, ठीक है। अच्छा, मछली पालन को ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से, याद है, याद रहेगा सभी को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन, मछली पालन से। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को कितने यूनिट बिजली देने की घोषणा की गई? एक और घोषणा, और यह भी घोषणा चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की थी, और जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा यह कहा गया कि 125 नहीं, हम लोग झारखंड के लोगों को 200 यूनिट बिजली हर महीने देंगे। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को 200 यूनिट बिजली हर महीने देने की घोषणा की गई है, और जुलाई से, ये इसी महीने से इस स्कीम को शुरू किया गया है। एग्जाम में हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को किस महीने शुरू किया गया, या फिर 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को कब से शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2024 से। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से? 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। चलिए, तो चंपाई सोरेन, जैसा कि आपको भी कहा गया कि झारखंड में अगर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम किए हैं तो वो किए हैं चंपाई सोरेन। हालांकि इन्हें मौका नहीं मिल पाया, ठीक है, 3 से 4 महीने इन्हें मौका मिला। 3-4 महीनों में इन्हें झारखंड का बहुत अच्छा काम किया है। उन 3-4 महीनों में भी इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन, उनमें भी इन्हें काम करने का नहीं मौका मिला, ठीक है, आचार संहिता लग गया। तो अब तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चलिए आगे बात करते हैं। किस नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कौन से नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का जो निर्माण है वो किया जाएगा? अच्छा, झारखंड में अभी तक साइकिल ट्रैक है क्या कहीं पे? बताएंगे। अभी हमारे झारखंड में कहीं पे साइकिल ट्रैक है? नहीं है, झारखंड में साइकिल ट्रैक अभी नहीं है। रांची नगर निगम के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साइकिल ट्रैक का निर्माण होकर क्या होगा? रांची में साइकिल को बढ़ावा दिया जाएगा। साइकिल को बढ़ावा देने से क्या होगा? लोग जो है जाम की स्थिति से मुक्त हो पाएंगे, और लोग साइकिल चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। इसीलिए रांची नगर निगम के द्वारा कुछ इस प्रकार से रोड में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा तो लोग आसानी से साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रांची नगर निगम साइकिल ट्रैक का निर्माण कराएगी, और झारखंड का पहला नगर निगम है जिसके द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। कौन? रांची नगर निगम। स्थापना 1979, याद रखे, पूछा जाता है कि रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आइए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले तिमाही में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में झारखंड राजस्व विभाग को कितना राजस्व मिला है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कितना रेवेन्यू मिला है? क्या होगा सही आंसर? 4088 करोड़ का, ठीक है। फर्स्ट तिमाही में झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 4088 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो मिला है, ठीक है। झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया था 26,000 करोड़ का, और जिसमें से पहले तिमाही में 4088 करोड़ का राजस्व जो है वो मिल चुका है, ठीक है। क्लियर? चलिए, हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है? अब सोचिए, ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज पूर्वी भारत का मतलब है 4 राज्य, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, 4 राज्य। तो इन चारों राज्य का सबसे अच्छा कॉलेज, पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज मतलब 4 राज्य का सबसे अच्छा कॉलेज। तो चारों राज्य में सबसे अच्छा कॉलेज कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा संत जेवियर्स कॉलेज रांची। रांची का जो संत जेवियर्स कॉलेज है
वो चारों राज्य का यानी पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है। ठीक है, तो संत जेवियर्स कॉलेज रांची इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप संत जेवियर्स कॉलेज रांची को देख सकते हैं, और ये जो संत जेवियर्स कॉलेज रांची है ये पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है। ठीक है, चलिए, और पूरे भारत में 34वां स्थान मिला है संत जेवियर्स को। ईस्टर्न इंडिया में तो सबसे अच्छा रहा है, पहला स्थान मिला है, लेकिन पूरे भारत में 34वां स्थान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत में ये 4 राज्य आते हैं, देख सकते हैं आप लोग चारों राज्य को, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन्हीं 4 राज्यों को पूर्वी भारत के रूप में जाना जाता है। थोड़ी देर पहले भी आपको यह बताया गया। चलिए, प्रतिवर्ष संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। संथाल हूल दिवस सभी को पता है, हूल दिवस की बात करें या फिर संथाल हूल दिवस की बात करें, 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 30 जून को हर साल संथाल हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून 1855 को क्या हुआ था, संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा, झारखंड का एक बहुत बड़ा क्रांति था संथाल विद्रोह, जिसमें बहुत सारे आदिवासी लोग जो है वो मारे गए थे। अंग्रेजों के द्वारा लगभग 15,000 आदिवासी लोगों को मार दिया गया था। 10,000 आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया गया था संथाल हूल विद्रोह में। ठीक है, तो संथाल हूल दिवस क्यों मनाया जाता है, जो आदिवासी लोग, जो झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी संथाल विद्रोह में शहीद हुए थे, उन्हें याद करने के लिए और आने वाले जनरेशन को उनके बारे में बताने के लिए हर साल 30 जून को संथाल हूल दिवस मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है, हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। संथाल विद्रोह में शहीद हुए वीर नायकों को याद करने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1855 में हूल क्रांति जो है वो शुरू हुआ था, जो कि 3 जनवरी 1856 तक चली थी, जिसमें 15,000 से भी अधिक आदिवासी मारे गए थे। 10,000 से भी अधिक अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी गांव को नष्ट कर दिया गया था। संथाल हूल विद्रोह की शुरुआत साहेबगंज के भोगनाडी गांव से हुआ था। ठीक है, संथाल हूल विद्रोह की शुरुआत जो है वो साहेबगंज के भोगनाडी गांव से हुआ था। क्लियर, चलिए, हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है, पूर्वी भारत का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है। इमर्जिंग का मतलब क्या है, उभरता हुआ, उभरता हुआ कॉलेज, सबसे अच्छा उभरता हुआ कॉलेज, यानी वो कॉलेज डेवलप कर रहा है। सबसे अच्छा कॉलेज संत जेवियर्स कॉलेज रांची, लेकिन पूर्वी भारत का उभरता हुआ कॉलेज कौन, IHM, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। कहां पे है, रांची में है। तो IHM रांची जो है वो पूर्वी भारत का सबसे उभरता हुआ कॉलेज बना है, उभर रहा है ये। ठीक है, चलिए, पूरे भारत में इसे 12वां स्थान मिला है इमर्जिंग कॉलेज में। ठीक है, पूरे भारत में। क्लियर, IHM रांची, तो ये आप IHM को देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं को कितनी सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। इसके तहत राज्य के 21 से लेकर 49 वर्ष के महिलाओं को 1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, या फिर सहायता राशि कहें, ऑप्शन बी 1,000। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के 21 से लेकर 49 हो गए। ठीक है, 49 तो 21 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं को 1,000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा हर साल 5500 करोड़ 5,500 करोड़ की राशि को खर्च किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। चलिए, सांझ ढले गगन तले पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये,
इसका नाम है सांझ ढले गगन तले। ठीक है, याद रखिए पुस्तक का नाम, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे आप लोगों से पुस्तक का नाम दे दिया जाता है, लेखक का नाम पूछा जाता है। अगर आप इसके पहले झारखंड का कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि लेखक का नाम सीधे सीधे पूछा जाता है, पुस्तक का नाम आपको दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है लेखक का नाम क्या है। तो सांझ ढले गगन तले ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रीता गुप्ता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रीता गुप्ता, ऑप्शन बी। ठीक है, तो रिसेंटली जो है लेखिका रीता गुप्ता की द्वारा लिखी पुस्तक सांझ ढले गगन तले का लोकार्पण किया गया है। तो ये आप पुस्तक देख सकते हैं, सांझ ढले गगन तले, और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो रीता गुप्ता इस पुस्तक की लेखक हैं। ठीक है, याद रखें सांझ ढले गगन तले। आप अगर इस पुस्तक को देखेंगे तो इस पुस्तक में यहां पे लिखा हुआ है लेखक का नाम। ठीक है, रीता गुप्ता, कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया जाएगा? झारखंड के कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया जाएगा? झारखंड के किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया जाएगा? कौन से वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? तो जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें, झारखंड का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मांदर। क्या नाम है? मांदर। और इस मांदर को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के मांदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। और बात करेंगे मांदर कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, मांदर, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग दिया जाएगा। गुमला जिले के प्रशासन के द्वारा चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर में इसके लिए आवेदन दिया गया है। गुमला जिले से ही मांदर को जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, तो किस जिले से मांदर को जीआई टैग दिया जाएगा? गुमला जिले से। ठीक है, तो ये आप मांदर को देख सकते हैं। चलिए, हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? रांची नगर निगम, रांची, अभी हम लोग रांची नगर निगम के बारे में देखें कि साइकिल ट्रैक का निर्माण रांची नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। रांची नगर निगम के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप है वो? तो रांची नगर निगम के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप। क्या नाम है? स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप को रांची नगर निगम के द्वारा क्यों लॉन्च किया गया है? क्यों? देखिए, रांची नगर निगम में अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपके वहां पे जो नाला है वो जाम हो गया है, आपके एरिया में कचरा है, आप रांची में रहने चाहिए, आप रांची निवासी होने चाहिए। ठीक है, अगर आप रांची में रहते हैं और आपके एरिया में कचरा है, आपके वहां पे नाला जाम हो गया है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन शिकायत आपको दर्ज करवाना है, तो आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए ही रांची नगर निगम के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप। ठीक है, तो ये आप डिटेल्स देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन फॉर्मेट में सभी चीजें कि रांची नगर निगम के द्वारा स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से रांची के लोग ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों का निपटारा होने पर ऐप के माध्यम से ही आपको सूचना भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप, किसके द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले तिमाही में शराब की बिक्री, शराब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट क्वार्टर में शराब की बिक्री हो गई है 1183 करोड़ का। 3 महीनों में 1183 करोड़ की शराब की बिक्री झारखंड में हुई है 3 महीनों में। 3 महीने मतलब फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई और जून। अप्रैल में 382 करोड़, मई में 396, जून में 405 करोड़। तो 3 महीनों में शराब की जो बिक्री है झारखंड में हुई है 1183 करोड़। ठीक है, चलिए
झारखंड के किस जिले में झारखंड कृषि विभाग के द्वारा सेब की खेती को शुरू किया जाएगा? झारखंड में सेब की खेती शुरू होगी। सोचिए, हमारा झारखंड डेवलप कर रहा है, तो झारखंड में सेब की खेती जो है वो शुरू होगी। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा पूरे झारखंड का एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में यह पता चला कि रांची में सेब की खेती जो है वो की जा सकती है। रांची के कुछ क्षेत्रों में सेब की खेती पॉसिबल है, तो इसीलिए झारखंड कृषि विभाग के द्वारा रांची में सेब की खेती को शुरू किया जाएगा और टेस्टिंग के लिए यह शुरू किया जाएगा। ठीक है, कि रांची में सेब की खेती हो रही है कि नहीं हो रही है। तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा रांची में सेब की खेती शुरू की जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेम बातें आपको यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में मिलेगी, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा राज्य के किस शहर में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र खोला जाएगा? तो प्रसार भारती के द्वारा झारखंड के किस शहर में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र जो है वो खोला जाएगा? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा देवघर। क्या होगा? देवघर। झारखंड के देवघर जिले में प्रसार भारती के द्वारा रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र जो है वो खोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रसार भारती के द्वारा रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र कहां पे? तो देवघर जिले में। ठीक है, बाबा नगरी देवघर जिले में। चलिए, मोटे अनाज की खेती करने पर कृषि विभाग के द्वारा किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? अगर झारखंड का कोई किसान मोटे अनाज की खेती करता है तो कृषि विभाग के द्वारा 3,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी हर महीने। ठीक है, तो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो याद रखें, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा मोटे अनाज की खेती करने पर झारखंड के किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मोटे अनाज जैसे बाजरा, मडुआ, रागी, ज्वार। ठीक है, तो ये कुछ मोटे अनाज है और इन मोटे अनाज की खेती करने पर 3,000 की मासिक प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को कब शुरू किया गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया गया 1 जुलाई से, जुलाई के महीने से ही शुरू किया गया है। किस महीने से? तो ये जुलाई का महीना चल रहा है और इसी महीने से 200 यूनिट बिजली को शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जुलाई 2024 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा देखिए, सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2024 में, 28 जनवरी 2024 को सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का। उसमें पूछा गया था कि अबुआ आवास योजना को कब शुरू किया गया? तो 15 नवंबर को अबुआ आवास योजना शुरू किया गया, 15 नवंबर 2023 में। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे सर 15 अगस्त को शुरू किया गया। नहीं, 15 अगस्त 2023 में हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ आवास जी का उद्घाटन किया गया था। अबुआ आवास योजना का शुरुआत 15 नवंबर से किया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जुलाई के महीने से, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में। कहां पे? रांची में। ठीक है, झारखंड का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी रांची में। ठीक है, चलिए, तो देख सकते हैं झारखंड का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां पे? रांची में। चलिए, यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे और रांची के साथ साथ पूर्वी भारत का भी पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा? गोल्फ कार्ट सर्विस कहां पे? झारखंड के रांची स्टेशन से
गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा। कुछ इस प्रकार के व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये गोल्फ कार्ट सर्विस, ठीक है। रांची स्टेशन से स्टेशन के बाहर से अंदर जाने के लिए, स्टेशन के अंदर से बाहर आने के लिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने आने के लिए इन गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जिन्हें उठने बैठने की दिक्कत है, चलने की दिक्कत होती है, उन्हें आने जाने में तकलीफ होती है, तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर गोल्फ कार्ट सर्विस को रांची स्टेशन में शुरू किया जाएगा। झारखंड का पहला स्टेशन है जहां पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो रांची स्टेशन में गोल्फ कार्ट सर्विस जो है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, हाल ही में वीर प्रताप मुर्मू को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? वीर प्रताप मुर्मू को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है, या फिर कह सकते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार? संथाली, ठीक है, संथाली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए बात करते हैं वीर प्रताप मुर्मू के बारे में। देखिए, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि है जिसका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है जिनका नाम है प्रतिज्ञा। हिंदी के एक मशहूर कवि हैं जिनका नाम है प्रेमचंद, और प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है जो कि है प्रतिज्ञा। इसी उपन्यास का संथाली में ट्रांसलेट किया गया है वीर प्रताप मुर्मू के द्वारा। ये जो प्रतिज्ञा उपन्यास है ये हिंदी में है, इसे संथाली में ट्रांसलेट करके लिखा गया है किनके द्वारा? वीर प्रताप मुर्मू के द्वारा, और इसीलिए इन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया है। संथाली में जो इन्हें अनुवाद किया है उसका नाम है कीरा, ठीक है। संथाली में जो इन्होंने अनुवाद किया है उसका नाम है कीरा। तो देख सकते हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं वीर प्रताप मुर्मू को, और प्रतिज्ञा उपन्यास का संथाली में जो अनुवाद किया है उसका नाम है कीरा। तो ये उपन्यास भी आप लोग देख सकते हैं, कीरा उपन्यास, ठीक है। तो वीर प्रताप मुर्मू को किस भाषा के लिए? संथाली भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? संथाली भाषा के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस संथाली फिल्म का चयन 14वें अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? किस संथाली फिल्म का चयन 14वें अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म के लिए किया गया है? तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए आंगेन का। किसका? आंगेन का। एक संथाली शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है आंगेन, और इस संथाली शॉर्ट फिल्म आंगेन का चयन 14वें अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, और 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म आंगेन का चयन इसके लिए किया गया है। यह फिल्म जो है संथाली लोक कथाओं पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता है रविराज मुर्मू, ठीक है। तो इस फिल्म के निर्माता कौन है? रविराज मुर्मू। ये है आंगेन, ये 12 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, और 14th शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए इसका चयन किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखें, पहला संथाली फिल्म है जिसका चयन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। पहला संथाली फिल्म है आंगेन जिसका चयन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए, झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो पहली बार झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। पहली बार झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है, और वो है नारायण महतो। और नारायण महतो ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो, ये आप देख सकते हैं नारायण महतो, और नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो सिल्वर मेडल। और पहली बार झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन किया गया है। तो यहां पे आपको सभी बातें रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है,
ठीक है, क्लियर। झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने कौन सा मेडल? तो सिल्वर मेडल। तो बताएंगे कैसा लगा क्लास? क्लास अच्छा लगा? सभी करंट अफेयर समझ में आए? ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया है तो क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, तो फिलहाल आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, रोजाना सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है, तो एक बार जुड़े मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।